साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे 2024 की तैयारियों को लेकर। जी हां, बीजेपी 2024 की तैयारियों को लेकर लगातार नई नई कवायदे कर रही है। और आपको ये बता दें कि महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि 30% से ज्यादा जो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी में वो बदले जा सकते हैं। जो भी नेता ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसी बेसिस के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। उनकी जगह कुछ नए चेहरों को उत्तर प्रदेश बीजेपी और संगठन में जगह दी जा सकती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना चेहरा बदल सकती है। यूपी चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता दिलाने वाले प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर नए चेहरे को लाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस वक्त जमकर हो रही है और बीजेपी मिशन 80 के टारगेट को पूरा करने की जो कोशिशें हैं कर रही है। और बीजेपी का ये दावा है कि कम से कम 75+ सीटें तो इस बार 2024 में बीजेपी के खाते में आए। और जो तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, दिनेश शर्मा और श्रीकांत को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा CR पाटिल जो गुजरात बीजेपी के इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो 2024 को लेकर बीजेपी का जो पूरा रोड मैप है वो निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि 2 दिन तक बैठक चली और बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए। उसमें लगातार मंथन किए गए, रणनीति की गई। ये तो बात रही बीजेपी की। वहीं दूसरी पार्टियों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP, लगातार ये तमाम पार्टियां भी जो विपक्षी हैं वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। अखिलेश यादव तेलंगाना जा चुके हैं। लगातार वो भी जो थर्ड फ्रंट है उसको लेकर तमाम कवायदे कर रहे हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार बहुत सारे प्रयास कर रही है। यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी ने एक बड़ा टारगेट लिया है। और ऐसे में कई महत्वपूर्ण नेताओं को उत्तर प्रदेश में जगह मिल सकती है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं करवा दूं, प्रशांत कुमार उमराव प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से, अभी कुछ ही देर में हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। मनीष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत और एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई मनीष जी। राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत। और नवेद शिको जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा को ज्वाइन कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं प्रशांत कुमार उमराव जी। ये फेरबदल और बहुत सारी चीजें जो बीजेपी में नई कवायदे इस वक्त देख रहे हैं, आखिरकार अब इसकी इतनी जरूरत क्यों है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव समय समय पर होते रहते हैं। अभी हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है। चूंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कार्यकाल 3 साल का पूरा हो गया था, तो उस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए या रिन्यू करने के लिए या किसी और को अपॉइंट करने के लिए कार्य समिति की बैठक आवश्यक होती है। तो जनवरी में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद तक, जून 2024 तक उनको अध्यक्ष को कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद फिर दोबारा कार्य समिति की बैठक में अपॉइंटमेंट होगा। और उसी तरीके से प्रदेश में हमारे जो पहले जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, तो इसलिए उनकी जगह पर नए अध्यक्ष माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी बनाए गए। और संगठन मंत्री सुनील बंसल जी राष्ट्रीय टीम में चले गए, इसलिए उनकी जगह पर नए संगठन मंत्री यानी कि पुनर्गठन होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुनर्गठन की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या आपके पास वो पर्याप्त चेहरे नहीं थे जो कुछ बदलाव कर सकते 2024 के लिए, या फिर नेताओं का परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं रहा? क्योंककि हाल में ही चुनाव हुए, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन चुनाव हुए, वहां अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। क्या यही बड़ी वजह है प्रशांत जी? नहीं, ये तो प्रक्रिया है ना। 3 साल में हर अध्यक्ष बदलता है। जब अध्यक्ष चेंज होता है तो नीचे की टीम में भी बदलाव होते हैं। क्योंकि कई हमारे पद खाली पड़े हुए हैं। कुछ लोग जो संगठन में थे वो सरकार में आ गए हैं, तो वो पद खाली पड़े हैं महामंत्री के, उपाध्यक्ष के, उनमें बदलाव होंगे। कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष 2 बार रिपीट हो चुके हैं, वो किसी अन्य पद पर जाएंगे, उनकी जगह पर नए पद आएंगे। जिला अध्यक्ष कुछ 2 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाने की बात सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह CR पाटिल को लाया जाएगा। गुजरात से उत्तर प्रदेश में प्रभारी उनको बनाया जाएगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान की काबिलियत पर कोई शक? जी
नहीं, वो हटाने वाली बात नहीं। जो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो राधा मोहन सिंह जी हैं, वो अभी भी हैं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी केवल धर्मेंद्र प्रधान जी केवल चुनाव तक के लिए, विधानसभा चुनाव के वो प्रभारी बने थे। वो परमानेंट प्रदेश प्रभारी नहीं थे, चुनाव प्रभारी थे। ऑलरेडी सेंट्रल में कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो तो अब जब लोकसभा चुनाव आएगा उसके लिए कोई प्रभारी बन सकता है। वो तो बदलाव होगा, वो धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। तो ये संगठनात्मक प्रक्रिया है, कुछ इससे किसी की योग्यता और अयोग्यता निर्धारित नहीं होती है। समय समय पे बदलाव होता रहता है। हमारे ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो पद मिल गया वो कंटिन्यू करता रहेगा, हर 3 साल में उसमें बदलाव होता रहे। उसी प्रक्रिया के मैनपुरी और खतौली में जो नतीजे आए वो भी तो अपेक्षित नहीं थे ना। अगर वहां पर नतीजे सकारात्मक होते तो शायद ये बदलाव भी ना संभव होता। नहीं, उस चुनाव से, उसका उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं हो। तो इस तरह के तो हम तो आप मानेंगे नहीं, पहले 2 उपचुनाव जी नहीं, मानने से लेना देना नहीं। मैं तो बता रहा हूँ 3 साल की प्रक्रिया तब बदलाव है। चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव तो हर 6 महीने में कहीं कहीं होता है, और ये हमारा बदलाव 3 साल में होता ही है। मनीष जी बता रहे कि रूटीन है ये, लेकिन एक्चुअल में क्या है? जी मनीष जी, आपसे सवाल। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक में चीज़ें निकल करके आई, उस पर अन्य राजनीतिक दलों के साथ देश की महान जनता इस समय सोच रही है और विचार कर रही है कि जब राजाओं और महाराजाओं का दौर था, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, जब देश में संविधान नहीं था, उस समय राजाओं और महाराजाओं की जिस तरह से बैठकें होती थी, मीटिंगें होती थी, उस तरह के कल्चर को भारतीय जनता पार्टी ने आज के समय में ईजाद किया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होनी थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 मीटर का एक रोड शो किया। जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के देश भर के लोग भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठा हुए थे और राजा का इंतजार कर रहे थे, राजा की तरफ नजर घुमा करके देख रहे थे कि राजा अपनी बग्गी पर चल करके आ रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। और लंबी लंबी कतारें लोगों की जो इवेंट्स के माध्यम से जो भीड़ इकट्ठा की गई थी, उनसे नारे लगवाए जा रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हर राजनीतिक दल, देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी सुविधा और अपनी उपयोगिता के हिसाब से बैठकें करते हैं और उसमें निर्णय लेते हैं, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी पार्टी की इंटरनल बैठकों का भी इवेंट्स के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करती है, उस संदेश से जो जनता के हित में निहितार्थ निकल करके आ रहा है, उससे जनता के मन में अब शक और शुभा पैदा होने लगा है। और यही बात हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इवेंट की पॉलिटिक्स करती है, मतलब ये राजाओं और समाजवादी पार्टी से मैनेजमेंट मानती है। नहीं स्वाति जी, देखिए हम लोग जिस परिवेश के लोग हैं, और भारत में तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं। 6 लाख हमारे पास गांव हैं और गांव में रहने वाले लोग 2 वक्त की रोटी के इंतजाम की बात करते हैं। स्वाति जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में आज भारतीय युवा विदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं। उनकी चिंता कोई नहीं करने वाला है। हमारा देश का कौशल आज दुनिया के अन्य देशों में जाकर के मजदूरी कर रहा है। उनके साथ जिस तरह का भेदभाव होता है, जिस तरह से उनका उत्पीड़न होता है, ये तो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव इन्होंने पेश किया होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम चर्चाएं की होंगी। लेकिन भारतीय युवाओं को जिस तरह से विदेशों में मजदूर बनकर के जा रहे हैं, उन पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई चर्चा किया? आज गांव हमारा पलायन कर रहा है, रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहा है। और स्वाति जी, बहुत गंभीर समस्या आज देश के सामने है। हम लोग नारा लगाते थे, हमारे पुरखे और पूर्वज नारा लगाते थे जब कांग्रेस अपने उरोज पर थी कि दही चिवड़ा राज के ओटवा सुराज के, ये गांव में नारा लगता था। आज वैसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि इवेंट्स के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उस राजनीति से देश के लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है, संविधान का क्षरण हो रहा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि वो अपने संगठन को मजबूत बना रही है और सभी पार्टियां यही काम कर रही है, स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि वो संगठन को चुस्त और दुरुस्त कर रही है, तो एक सबसे बड़ी बात देखिए, 400 दिन के लिए जेपी नड्डा को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बनाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया। उनसे कहा गया कि आप 1 साल के लिए आपको और एक्सटेंड किया जा रहा है और आप जून 2024 तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। इसलिए कहा गया कि अमित शाह जी की बात को कौन ज्यादा बेहतर तरीके से सुनेगा और अमित शाह जी के पीछे पीछे कौन चल सकेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी कही जाती है, कहती है कि हम बहुत डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। लेकिन अमित शाह जिस तरह से सामंती राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से तानाशाह राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनके पीछे उनका फॉलोअर बनकर के कौन चल पाएगा, उस पर जेपी नड्डा के नाम पर मुहर लगा है। ठीक है, राज शर्मा जी, एक रिएक्शन आपसे भी ले लेते हैं।
देखिए बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी, उनकी तैयारियां तो दिख रही है, एक दूसरे पर निशाना भी वो लोग साध रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि अभी देखा हाल फिलहाल में राहुल गांधी 3 जिलों तक यात्रा करके गए, उसके बाद ये भी कहा गया, समर्थन तो उनको खूब मिला उत्तर प्रदेश में 3 जिलों तक ही, लेकिन वो पहुंचे थे, पूरे प्रदेश भर में यात्रा करनी चाहिए थी। राज शर्मा, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल में सबको नमस्कार करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी यात्रा यूपी में नहीं, क्योंकि एक टाइम शेड्यूल था, उसी टाइम शेड्यूल पे चलना। उत्तर प्रदेश बड़ा है, क्योंकि हमें 30 जनवरी तक श्रीनगर पहुंचना भी, इसलिए 3 जिले चले या 4 जिले चले, हमें यात्रा को कवर करना था। ऑलमोस्ट क्षेत्र को हमें कवर करना था, क्योंकि यहाँ पे यूपी को भी कवर करना था, इसलिए वहां से हमने गाजियाबाद लोनी बॉर्डर से वो यात्रा चली। तो इसमें आप कतई ऐसा कोई ना लगाइए कि क्यों कम चली और क्यों ज्यादा चली। एक टाइम बाउंड है, हमें उसी टाइम बाउंड में ये यात्रा को कवर करना। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी, मैं ये कहता हूँ इस पे ये डायरेक्ट ये क्यों नहीं कह देते कि हमारे नेता नकारा थे, हमारे नेता उत्तर प्रदेश या देश की सेवा नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए भारतीय जनता, भोली भाली जनता ने चुना था। मैं कहता हूं देश से सच क्यों नहीं बता देती? ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है इनको कि ये अपने 30-40% चेहरे बदलेंगे, अपने प्रभारी बदलेंगे, शिफ्टिंग में लगे हुए हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि ये जो कार्यकारिणी की बैठक है, ये इनकी बैठक ये थी कि ये बताइए किस तरह चुनाव जीता जाए। जाम दाम दंड वे तोता मैना बाज चील किसका इस्तेमाल करके इसको चुनाव को जीता जाए। बिनस्बत अच्छा ये होता कि इनके नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते कि मेरे 40% नेता नकारे रहे, उन्होंने देश की जिस सेवा को, जिस जनता ने उन्हें चुना था, जिस नियत से चुना था, उस नियत में निहायत ही फेल हो गए। मेरा ये मानना है, तो इसलिए बीजेपी फेल हो गई। अब मैं आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको तो कतई वो करती है। इनका काम भारत में कुछ हो, प्रदेश में कुछ हो, इन्हें कोई मतलब नहीं। मैं अभी ताजा उदाहरण दे सकता हूं, उत्तराखंड की जोशीमठ में जो हादसा हुआ है, उसमें भी ये लोगों से अन्याय कर रहे हैं, लोगों को उनके हिसाब से नहीं दे रहे, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग अनशन पे बैठे हैं। लेकिन इन्होंने अपने पीएमओ हाउस से उप सचिव को भेज दिए, वो भी वहां गए, अपना खाया, बैठे, 4 लोगों से बात करी, डीएम देहरादून से उत्तराखंड की राजधानी से शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहां की जनता को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक और बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस चीज में महासत हासिल है, वो महासत हासिल ये है कि अपने झूठ को झूठ कह कह के छिपा। इनके पास कोई भी इनकी कार्यशैली सही नहीं है। ये मुझे ये बता दें इनके नेता। राज शर्मा जी, कांग्रेस की रणनीति बताइए ना। देखिए वो तो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी रणनीति बताइए। संगठनात्मक रणनीति जो बनाई जाती है, मेरा ये मानना है कि उसे सार्वजनिक करने का अभी उचित समय नहीं है। ठीक है, आप अपने उचित समय का इंतजार करिए, ठीक है, उचित समय का रणनीति है। नवेश चिको जी, देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक जगह जगह परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है। संगठन में बताया जा रहा है कि 30% चेहरे बदल दिए जाएंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और एक क्वेश्चन और है कि अखिलेश यादव तेलंगाना पहुंचे, एक नए मोर्चे की सुगबुगाहट भी साफ दिख रही है। अरविंद केजरीवाल आपने देखा होगा स्क्रीन पे, भगवंत मान और भी तमाम नेता हैं, और सूत्रधार बन रहे हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां और संगठन को मजबूत करने के तौर तरीके बेहतर हैं, इसको विपक्षी दल भी मानते हैं। और मैं समझता हूँ कि आम और रूटीन प्रक्रिया भी है, लेकिन जो आपने सवाल उठाया है वो भी वाजिब है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड देखे जाते हैं, संगठन में किसने कितनी मेहनत की, उसका क्या आउटपुट आया, इस सब चीज़ों की समीक्षा होती है। और भारतीय जनता पार्टी से ये सारी समीक्षाएं जो होती है, जिस तरह से सक्रियता होती है, अभी आप कांग्रेस के साथी से बात कर रहे थे, वो अपने संगठन के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, आप लगातार पूछ रही थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी सीखना चाहिए। कांग्रेस भी बहुत अच्छा सड़क पे उसका एक यात्रा चल रही है, बहुत चर्चा में है और बहुत अच्छी बात है, उसकी सराहना हम लोग करते हैं। मिल रहा है उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन पर कितना काम कर रही है,
ये उसको भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस शिद्दत से काम करती है आज की तारीख में, ये मान जो आपने 2-3 जो आपका विषय है कि वो संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं या कार्यकारिणी की बैठक, भाई कार्यकारिणी की बैठक उनकी हुई और इस बात में कोई सर शक नहीं सीधा है। सवाल नवेद जी, सीधा सवाल मेरा यही था हाँ। कि जो नेता परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इससे पहले खतौली उपचुनाव हुए, हाँ। उन्हीं की अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, 22 पे हम नहीं भी जाते तो क्या उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा? जो बदलाव हो रहे हैं ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं नहीं नेता? देखिए, यहाँ पर जो मैंने भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश की है उसमें यहाँ पर परफॉर्मेंस का ही सवाल नहीं आता है कि कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको हटा के किसी दूसरे को रख लिया जाए। ये तो आम प्रक्रिया, ऐसा भी होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है और वो अलग अलग उपयोगिता। एक जगह अगर कोई संगठन में आज काम कर रहा है तो हो सकता है कल सरकार में हो, और अगर आज सरकार में काम कर रहा है तो हो सकता है संगठन में हो। इस तरह के बदलाव होते हैं, समीक्षाएं होती हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। निकाय चुनाव होने वाले हैं, वो अपने आप में एक बड़ा संकेत होंगे लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती, जैसे कि आपने कहा, अखिलेश यादव और जयंत का अपना एक साथ है ही, कांग्रेस के साथ में क्या उनकी ट्यूनिंग बने, अभी जैसा आपने संकेत दिया कि अभी उनकी कोई ट्यूनिंग बनती नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से वो थर्ड फ्रेंड के लिए एक रास्ता खोज रहे हैं, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब माहौल तो अच्छा होगा जहां पर एक तरीके से कांग्रेस के साथ अन्य क्षेत्रीय दलों की ट्यूनिंग अगर नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी भाजपा मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है और उसमें कई चेहरे नए आएंगे और हो सकता है कि जो चेहरे हैं उनको किसी दूसरे काम में लगाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि कोई भगदड़ मची हुई है या कोई बहुत अच्छी, ये बात जरूरी, खतौली हारना भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी एक असफलता है, उस पर जरूर मुझे लगता है चिंतन मनन हो रहा होगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बदलाव सामने, एक तो सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि हम लोग किसी का नाम अगर लेंगे कि ये आ सकते हैं वो आ सकते हैं तो मजाक बन जाता है, क्योंकि भाजपा की इस बारे में भी तारीफ करनी होगी कई बार गलत कि हाँ, हो जाता है। अनुशासन उनका इतना होता है कि कुछ लीक ही नहीं होता है, जिनकी हम चर्चा, मतलब हमेशा हम लोग की चर्चाएं फेल हो जाती है। तो भैया ये कहना कि ये आएंगे वो जाएंगे, हाँ ये संकेत जो मिल रहे हैं कि भाई शर्मा जी, क्योंकि एक बहुत ही पुराने संगठन के आदमी, काफी दिनों से दिख भी नहीं रहे, काफी दिनों से उनको खाली रखा गया, तो जरूर वो हो सकते हैं। और देखिए गुजरात से सीआर पाटिल को लाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल उठता है और मुझे लगता है ये आज की जो आपकी चर्चा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि आखिर गुजरात की घुसपैठ उत्तर प्रदेश में क्यों हो? ये उत्तर प्रदेश वो है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, ये उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भाजपा के वो हैं जिन्होंने आज राष्ट्रीय पटल पर क्यों मोहताज हैं? भाई आप गुजरात के क्यों मोहताज हैं? गुजरात क्या खुदा भगवान है क्या? यूपी के कार्यकर्ताओं को आगे मौका दीजिए कि गुजरात को हावी हो जाए, हमारा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के कुछ पसीनों में कमी है क्या? उनको भी एक तरह से ठोकर लगने जैसा ही है। प्रशांत जी जवाब दीजिए। किस बात का जवाब दें सर? यही गुजरात की सवाल है, घुसपैठ जो क्यों होती है गुजरात हर के बार? लोग आ रहे हैं ये तो उत्तर बहुत प्रदेश मजबूत में। कार्यकर्ता है, हम लोग सब तारीफ भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बड़ी तारीफ करते हैं और होना भी चाहिए, बड़ी मेहनत करते हैं, क्यों ले आते हैं दूसरे स्टेट से? भाई जिम्मेदारी संभालने वाले यहाँ भी लोग हैं। अभी किसको लाया गया? अभी तो कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। किसको लाया लाए गया? तो अच्छी बात है, जो इन्होंने उठाया सवाल, मुझे जो अपने अरे सर, आप थोड़ा डिसाइड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रक्रिया आप बाहर से थोड़ा देख पाएंगे। चुनाव प्रभारी बनाए, जैसे अभी माननीय राधा मोहन सिंह जी बिहार के रहने वाले हैं। उमराव जी चर्चा चल रही है, बातें निकलकर सामने आ रही है। किसने बता दिया? जनता की राय आपको किसने बता जनता की दिया? राय ली जा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ या कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप ऑफिशियली कुछ बता दें, लेकिन एक चर्चा हो रही है, चर्चा की वजह से आपसे पूछा जा रहा है, इसीलिए सवाल, क्योंकि 2014 जनता की नुमाइंदगी करते हैं, जनता में जो सुगबुगाहट होती है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आप प्रश्न पूछ लिया, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। देखिए, जो हर राज्य का जो प्रभारी होता है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होता, दूसरे राज्य का व्यक्ति होता है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग भी दूसरे राज्यों में प्रभारी हैं। महेंद्र सिंह जी त्रिपुरा में प्रभारी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा त्रिपुरा के प्रभारी हैं। तो जो प्रभारी होता है चुनाव कराने आता है, उस संगठन को ओवरऑल देखता है ऊपर से, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष होता है और जो बाकी नीचे की टीम होती है वो प्रदेश के ही लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं, जो गुजरात के जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, रहने वाले हैं, बिहार झारखंड के जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो ये तो चलता है। इसको बाहर से ऐसे ओवरव्यू करके ऐसे नहीं बता सकते हैं। प्रशांत कुमार जी, मनीष जी, देखिए स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत खास बात नहीं, चाल चरित्र चेहरे का अगर मूल्यांकन करिएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो इनकी जो मधुरी बाणी है उसी से देश परेशान है। मैं ये बात नावेद सिको जी ने एक तरफ इशारा किया, जो अंतिम बात उनकी थी उसको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आखिर गुजरात क्यों?
मैं इस बात को इसलिए कोट करना चाहता हूं कि 6 बरस की सरकार हो गई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। आप देखिएगा जिस तरह से विभिन्न कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जिस तरह से गुजरात से शिफ्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में, आज हमारे उत्तर प्रदेश के जो ठेकेदार बंधु हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे ठेकेदारी में कार्य करने वाले लोग हैं, आज उनको एक तरह से किनारे करके वहां की तमाम कंपनियां आकर के ऑनलाइन टेंडर जो डाला जाता है गुजरात में बैठे बैठे यहाँ के कार्यों का टेंडर गुजरात की कंपनियां ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात स्वाति जी आपको बताएं, मतलब ये इससे इतना दुख होता है कि हमारे जो बंधु थे वहां पर तो जाकर के मजदूरी करते ही थे, वहां पर जो बैठे हुए तथाकथित मालिकान हैं वो गुजरात, सूरत और अहमदाबाद में बैठ करके टेंडर डाल रहे हैं और यहां पर सबलेट करके काम को हमको औने पौने रेट पर हमारे ठेकेदार बंधुओं को काम दिया जा रहा है। आप इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सारी लड़ाई पैसे की है। 23,000 करोड़ रुपया अमृत 2 एक योजना आने जा रही है, जो नगर विकास में एक योजना आने जा रही है। आप सोचिएगा, मैं एक तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं इस पर पूरी तरह से सहमत और असहमत की बात नहीं है, लेकिन मात्र इशारा कर रहा हूं कि 23,000 करोड़ की एक अमृत 2 योजना आ रही है जो नगर पालिका नगर विकास के लिए आ रही है। जब प्रशासक हमारे नियुक्त हो जाएंगे, नगर पालिका के चुनाव अभी कुछ तय नहीं है कि कब होगा, तो ये जब तमाम अधिकारियों के अंडर में ये हमारे कार्य होंगे, तो क्या आप ये मानती हैं कि ये काम पारदर्शी होंगे? जिस तरह से मां गंगा की सफाई में, नोटबंदी में जिस तरह से लूटा गया, उसी तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं भारत की सरकार उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में चला करके और इनका धन संग्रह जिस तरह से गुजरात में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उससे हमारा देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो गुजरात में शिफ्ट हुई। और एक बात स्वाति जी, आधा मिनट का आपका समय लेंगे, आधा मिनट का। 3,000 से ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं देश में, 3,000 से ऊपर छापे पड़े हैं देश में 14 से लेकर के और अभी 2023 तक। आपको एक बात के लिए जानकारी दूंगा स्वाति जी, और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि आज के तारीख में स्वाति जी एक भी छापा और एक भी ईडी और सीबीआई का छापा जो है गुजरात में नहीं पड़ा है। हम पूछना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा उद्योगपति अगर गुजरात में रहते हैं तो आखिर गुजरात में ऐसे ईमानदार उद्योगपति हैं, और देश के विभिन्न राज्यों में जो उद्योगपति और उद्योग का काम करते हैं, कैसे वो चोर और बेईमान हो सकते हैं? आज जीएसटी के छापे डाले जा रहे हैं, जीएसटी के छापे गुजरात में क्यों नहीं पड़ते हैं? वहां पर मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं अपनी बहन की शादी कर रहा था, मार्केट के लिए गुजरात में गया हुआ था। एक बंबई मार्केट है वहां पे गुजरात में, सूरत शहर में, साड़ी का कंप्यूटराइज पर्ची नहीं मिलता है वहां पर ऑफलाइन पर्चियां दी जाती हैं, इसलिए कि कंप्यूटराइज पर्ची मिलेगी तो आपको जीएसटी का जवाब देना पड़ेगा। वहां पर सारे के सारे अरबों खरबों के मार्केट ऑफलाइन मार्केट होते हैं, ऑनलाइन मार्केट नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात के लोगों का खेल देश पर एक अलग तरह का आधिपत्य जमाने का है। जिस दिन पैसे के रिसोर्सेज पूरी तरह से गुजरात ने अपने हाथ में ले लिया, कोई देश में, इसीलिए अखिलेश यादव जी को मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो देश को आगाह कर रहे हैं कि अगर इन तथाकथित गुजरात की जनता से हमें स्नेह है, गुजरात की जनता से हम प्यार करते हैं, गुजरात की जनता को हम महान मानते हैं, लेकिन जो तथाकथित चंद लोग हैं वो उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों का जिस तरह से शोषण और दोहन किया है, आने वाला जो वक्त है, अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी को सभी लोगों ने मिलकर के नहीं हटाया तो हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश के लोकतंत्र का और संविधान का क्या होगा, ये भगवान ही जानते हैं। इस बात से आप कुछ इत्तेफाक रखते हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में 3 व्यक्तियों को छोड़ के किसी की चलती नहीं, कोई नेता नहीं है, सब एक मैनेजर की तरह कार्य करते हैं। और मेरा नहीं, जनता भी सोचती है, जनता भी जान चुकी है कि जिस नेताओं ने कमा कर ऊपर पैसा नहीं दिया है, ये उनको बदलने की चाहत रखते हैं। नए मैनेजर भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये प्रभारी ना कहिए, इनको प्रभारी कहना भी प्रभारी। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अच्छा, गंभीर आरोप है आपका। सुनिएगा ध्यान से प्रशांत कुमार जी, जब इनकी बात पूरी हो जाए तो इस पर जवाब भी देना होगा। हाँ प्रशांत जी, पहले थोड़ी सी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ी सी सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। आप लोग जुबान बंद कर देती है, आपके खिलाफ कोई बोले तो आप उसे कह देते हैं ये राष्ट्रवादी। वो तो बेचारे शांत हैं, वो तो बोल ही नहीं रहे हैं आप। हाँ, अब जी अब आप मेरी बात सुनिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मैनेजर भेज रहे हैं, ये प्रभारी नहीं भेज रहे हैं, ये मैनेजर भेजते हैं, ये इनकी उगाही। चलिए, सिग्नल चला गया उनका, चलिए वापस आ गए, बताइए। हाँ, वो लोग, उन लोगों को बदल दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं
कि भारतीय जनता, और अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि आप लोगों को क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, मतलब गजब है आपके, और आप विपक्षी पार्टी कुछ भी करे आप वही कार्य करेंगे, तब तो आपको शर्म नहीं आती है कि आप कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल कोई भी उनके लिए बनाते हैं। आपसे अगर जवाब मांगा जाए आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, तो आपके पास जवाब होगा इसका? आपने नड्डा जी को दे दिया 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया, किसने दिया ये? क्या आपने इलेक्शन कराए? इलेक्शन करा लेती है, और उन्हें एक्सटेंशन देने का भी, अगर आप उन्हें एक्सटेंशन दे रहे हैं तो ये चीज सिद्ध होती है कि आपके पास कोई परिपक्व नेता नहीं है जिसको आप अध्यक्ष बना सके। इसलिए विपक्षी दलों की बात को दबाना बंद करिए और देश को आगे ले जाने की सोचिए। अपना इलेक्शन मैनेजमेंट में मत पड़ा रहिए हमेशा कि बस इलेक्शन जीतने के लिए करना, देश के लिए भी कुछ करिए। आपने कार्यकारिणी में देश के लिए क्या करा? देश के लिए आपके लिए मोदी जी कहते हैं हमें जीतना है इलेक्शन, ऐसा काम करो, मतलब लारा लप्पा दे दो। ये कौन सी आपकी व्यवस्था बताइए आप मुझे। ठीक है, जवाब दीजिए प्रशांत जी। जी मुझे इंटरप्ट मत करिएगा, मैं उसका जवाब देता हूँ पूरा। मैंने सबको धैर्य से सुना है। देखिए, पहली बात तो हम पूरी तरीके से डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और शर्मा जी को मैं बता दूं, मैं किसी के बीच में ना बोलता हूं, ना हम किसी बात को दबाने का प्रयास करते हैं। सबको यहाँ पे स्वतंत्रता है भारत में रहने की, बोलने की, अपनी बात व्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में प्रोविजन है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है। उसी प्रोविजन के तहत जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति है उसमें सैकड़ों लोग हैं, उन्होंने सर्वसम्मत से नाम का प्रस्ताव किया गया और उनको दोबारा कार्यकाल दिया गया। वो 2 बार ही रहेंगे, उसके बाद तीसरी बार नहीं रह सकते, हमारे प्रोविजन है। उसके बाद कौन हो गए हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी के परिवार का शासन है कि एक व्यक्ति रहेगा। और माननीय नड्डा जी भी एक सामान्य बैकग्राउंड से आए हैं, उनके पिताजी राजनीति में नहीं थे और वो बने हैं अध्यक्ष। बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरक्षित हो। और जो बाकी लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदल पा रहे हैं। चुनाव हारने के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू कर दिया। परिभाषा बताइए, आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? भैया नहीं, आप दूसरे हमें को कह आपसे रहे हैं, लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता नहीं है। कहेंगे आप तो बड़ी मुश्किल से अध्यक्ष अपना खोज पाए हैं, बड़ी मुश्किल से खोज हो पाए जा हैं। तो, और अध्यक्ष का अरे फोटो भी नहीं मेरी लगाते बात सुनिए, बैनर में। इलेक्शन करा के गांधी चुना परिवार हमने। के अलावा सोनिया, अरे राहुल, सुन प्रियंका लीजिए, के अलावा इलेक्शन किसी व्यक्ति कराया का है। फोटो नहीं लगा रहे हैं। आपकी खड़गे जी तरह का नहीं फोटो करते नहीं हम लगा पा लोग। रहे हैं। आप खड़गे जी भाई, का फोटो इलेक्शन नहीं कराया ना, लगा आप पा क्यों रहे नहीं हैं पोस्टर कराते में। इलेक्शन? अरे हमने इलेक्शन करा के बनाया भैया। आप तो क्यों, आपको कोई अध्यक्ष मिल नहीं रहा था, राहुल गांधी के पीछे पड़े थे सेहरा सजाने के लिए, वो भाग गए, वो बने नहीं। अच्छा, आप 1.5 लोग, साल कार्यकारी मैं अध्यक्ष से आपसे काम एक चलाए। निवेदन कर रहा हूँ हम तो कि आप इतना बता दीजिए, आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमने चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराया है। आपका राज्यों से संविधान नाम है, आते हैं, राज्यों से दूसरी नाम आया विपक्षी है। पार्टियों को कोई 2 संविधान दिन पूरी प्रक्रिया चली है, राज्यों से नाम है, उसके आधार पर किया गया है। आप सुनिए, हमने इलेक्शन से कराया है बनाया है, और हमने इलेक्शन पूरी क्रिस्टल क्लियर की तरह इलेक्शन कराया है। आप अरे आप अगर इलेक्शन कराएं, मैं दावे के संग कहता हूँ, आपके मोदी जी को कोई नहीं चुनेगा। अगर आप इलेक्शन कराएं तो आपके अमित शाह जी को देश ने चुना है। मोदी राज जी को शर्मा देश जी, के उनका सांसदों ने टारगेट चुना तो है, 75 उनको प्लस उन्होंने है। कांग्रेस का क्या टारगेट है? अरे हमारा टारगेट है, हम बेहतरीन अपना जो भी प्रदर्शन करेंगे वो बेहतरीन प्रदर्शन होगा और इनको नाके चने चबवा देंगे, ये सोच लीजिए आप। इनकी रियलिटी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जनता तराई तराई होकर जान चुकी है। चलिए ये मान लेते हैं कांग्रेस की तरफ से ही कि वो नाको तले चने चबवा देंगे 2024 के लिए। प्रदेश की जनता जान चुकी है, सब जान तैयार चुकी है। की जा रही है, कैसे देख पा रहे हैं इन चीजों को? देखिए, आप जो आज आपका विषय है उस पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बदलाव हो सकते हैं संगठन में, इस पर हम लोग चर्चा करें। बहुत अच्छी बात है कि भाजपा के हमारे साथी भी बैठे हुए, हम लोग तमाम सवाल भी उठा रहे हैं और हमारा सबका हक है इस प्रदेश की सारी जनता का कि वो पार्टी जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने कुर्सी दी है उसमें अगर संगठन में कोई बदलाव हो रहे हैं तो हम कुछ अपनी राय मशवरा और अपनी आलोचना भी कर सकते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक सौंदर्य है और अच्छी बात है। और हम लोगों ने तमाम सवाल उठाए, हम लोगों ने ये भी कहा कि भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो संगठन में आए तो अच्छी बात है। से अगर अखिलेश यादव मिलते हैं तो इसके क्या संकेत हैं? हाँ, मैं यही कहने जा रहा था कि जहां पर हम लोग भाजपा के संगठन पे सवाल उठा रहे हैं और हमारे सपा के मित्र और कांग्रेस के मित्र पर टिकट टिप्पणी कर रहे हैं और उनका अधिकार भी है, तो सवाल यहां भी उठता है कि समाजवादी पार्टी में इतने बहुत सारे लोग प्रवक्ता बन के आए, उसमें चाचा शिवपाल के लोग कितने थे, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो रही है, आपसी कितनी एकता है,
कितना जो कांग्रेस के साथ जो ट्यूनिंग बन सकती है क्या नहीं बन सकती, उत्तर प्रदेश में किस तरह से चुनाव होगा, ये भी सवाल उठेंगे और इस सवालों का भी जवाब आगे अच्छा, देना एक पड़ेगा। सवाल नवेद जी यहाँ एक पर चीज और- मैं सॉरी हम जी। आपकी बात कांग्रेस के साथ ही हमारे बैठे हुए उनको ये बताना पड़ेगा। कांग्रेस की कई मायनों में हम लोगों ने तारीफ की कि वो जमीन पर है, उनके नेता वो सड़क पे हैं, और इस बात की भी तारीफ की सचमुच बड़ी लकीर खींची उन्होंने चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष करके प्रॉपर उन्होंने चुनाव किया। लेकिन यहाँ तो दुर्गति है, खाली वो अपने एक नेता को जमीन पे जो यात्रा करें उसके भरोसे पे नाको चने नहीं चबा सकते। आपके संगठन की क्या स्थिति है आप सीखिए। आपके उत्तर प्रदेश में संगठन में जो आपने संगठन तय किया है वो जमीन पे काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस सच्चाई को महसूस करिए और उस शिद्दत के साथ काम करिए। खाली एक यात्रा के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी कौन बताएं, कौन से चेहरे हैं? खुल के बताना पड़ेगा कांग्रेस को जनता बताना होगा जनता थर्ड को। फ्रंट की बात और करने देखिए जा रहे हैं यही क्या? सवाल ये है तमाम कि सवाल कांग्रेस हैं, क्यों हमसे नहीं बता पा रही है, जी ये चीजें बता क्यों नहीं पा रही है, या क्या कुछ कह पाने की बिल्कुल। स्थिति में क्यों नहीं है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति क्यों आ जाती है बार बार। देखिए समाजवादी पार्टी का भी जो रणनीति है वो बिल्कुल। खुलकर निकल कर सामने आ अखिलेश रही यादव है। जी खुद खुल बीएसपी के नहीं बता लगातार रहे, कांग्रेस रणनीतियां के साथ बना उनका रही क्या है। रिलेशन आप है, क्या किस कहाँ तरह चुनाव रणनीतियां बन लड़ेंगे? रही हैं, दिख नहीं रही है वो। सब बन रही है, सब बन रही है हमारे। और एक और मेरी बात मैं आपको अब सब चीज से मुतमईन करना चाहता हूँ मुतमईन करिए। कि ऐसा आप नहीं है कि बताइए हमारी साफ पार्टी साफ क्या सिर्फ कर रहे हैं यात्रा आप पे ही है, यात्रा पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन भी ग्रास रूट पे वर्क कर रहा है, सारा व्यक्ति कर रहा है। मगर क्या है, सबसे बड़ी बात है झूठ के पुलिंदा जीत जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये झूठ इतना बोलते हैं कि झूठ को सच साबित कर लेते हैं। जनता थोड़ी बाकी नहीं हम झूठ भी मान जमीनी लेती है। स्तर पे हमारा संगठन काम कर जनता रहा तो है सोच समझ और कर वोट इससे भी देती अच्छे है, करने की जनादेश तो कोशिश सोच करें। समझ के ही आता है ना सर। जनता तो हम आप ही है ना, स्वाति जी, वोटर्स ही है ना। जनादेश कैसे आ रहा है ये आपको भी मालूम है, ये हमको भी मालूम है। अच्छा, अगर इस इतना ही स्टेट आप अच्छा जीतते हैं, वहाँ जनादेश भी इन्हें वैसे ही मिला आया है था। क्या? हिमाचल प्रदेश में तो आप जीते हैं ना, चलिए और वहाँ जगहों की बात भाजपा ना का करें। जादू वहाँ पर झूठ वहाँ नहीं चल कैसे पाया, क्या और होगा, यहाँ चल जाता कोई है। करिश्मा? ये कौन सी दोहरी बात हुई भाई? नहीं, बात की समझ रहे, वहाँ की जनता जागरूक, मैं अच्छा, नहीं यहाँ की कहूँगा, वहाँ की बेवकूफ है, जनता ने आपने मान प्रदेश लिया। की जनता को बेवकूफ क्या है, सुन लीजिए, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। बेवकूफ की बात ही नहीं है यहाँ पे, बेवकूफपन की बात नहीं है। जहाँ जीते हैं वहाँ जीते हैं। अच्छा मगर मनीष जी एक सवाल perception ये है अलग-अलग कि जगह अभी जब होता है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उत्तर प्रदेश में 3 जिलों को कवर किया, बागपत, सहारनपुर और एक जिले को कवर किया। अखिलेश यादव को इनविटेशन भेजा लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया, और आज की जो तस्वीरें हैं थर्ड फ्रंट को लेकर वो और नेताओं के साथ दिखते हैं लेकिन डायरेक्टली राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होते। क्या ये कोई साइड इफेक्ट है पिछला वाला 2017 वाला जो सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा राजनीतिक संदेश अभी के लिए नहीं देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव 2024 के लिए? स्वाति जी 2017 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके नतीजे सबके सामने हैं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने भी बहुत बार सुना होगा, उन्होंने हमेशा ये बात कहा कि हमारा बड़े दलों से गठबंधन का अनुभव ठीक नहीं रहा। इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जब मेल मिलाप करते हैं और किसी से अपना साथ बनाते हैं तो हम हर दुख सुख के साथी होते हैं। हमने अगर किसी घटना में हम डिफीट खा गए किसी कारणवश, जब जब आपने किया आप सफल नहीं रहे। नहीं सफलता के लिए हमने प्रयास किया। हमने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात पे सिल पर परत निशान। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी सिद्धांत है, हमने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है, बल दिया है कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा, हमारा संविधान कैसे बचेगा। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के 58,000 से ऊपर हमारे पास ग्राम सभाएं हैं, नगर पालिकाओं के नगर पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। हम हर जगह अपने संगठन को तैयार कर चुके हैं और आने वाला जो चुनाव है, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछिएगा ऑफ द रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता यह कहेगा कि समाजवादी पार्टी हमसे लड़ेगी। आपके आके एक सांसद बसपा की बहुत तारीफ करने लगे हैं। अब देखिए ऐसा स्वाति जी उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, ये उनकी व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बसपा शासन को अच्छा मान रहे हैं। उनका यही कहना है कि बसपा का जो शासन था बहुत अच्छा हमने था। स्वाति जी आपसे कहा है आपकी पार्टी से। हमने स्वाति जी आपसे कहा है कि आदरणीय शफीकुर रहमान वर्क जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। नहीं मैं नाम लगन, देखिए हम लोग साफ गोई की
राजनीति करते हैं और हम सिर्फ अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग जो बात कहेंगे वो डंके की चोट पर कहेंगे, और जो बात कहेंगे अगर हमारे में कमी है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर हमारे में कमी नहीं है तो हम उसको अस्वीकार करने में भी परहेज नहीं करते, और ना तो किसी से डरते हैं ना तो किसी से दबते हैं। और एक बात जानिए, कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझना पड़ेगा कि बड़े दिल से बड़ी राजनीति होती है, और हमारा देश 6 लाख गांव का देश है, और कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जितने भी राज्यों में छोटी छोटी पार्टियां हैं, इससे पहले जिन जिन जगहों पर चुनाव हुए, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, कमियां तो पता चल गई होंगी कांग्रेस को, मंथन भी किया जा रहा होगा, भले वो कमियां आप टीवी स्क्रीन पर बताएं या ना बताएं, लेकिन कुछ कमियां तो ऐसी होंगी जिन पर विचार विमर्श चलता होगा। देखिए, अगर थोड़ी बहुत कमियां नहीं होती थोड़ी बहुत तो आज हम केंद्र पे सत्ता पे होते, प्रदेश पे भी सत्ता पे होते। इसमें तो गुरेज नहीं किया जा सकता, इसको तो मनाही नहीं की जा सकती, लेकिन उन कमियों को राष्ट्रीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे मानते कहाँ हैं आप लोग? नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? अब तो झूठ, अब पहले सच्चाई का दौर चलता था, अब झूठ का दौर चल रहा है। झूठ इतना बोल दिया जा रहा है, काम करना नहीं है, हल्ला मचाना ज्यादा। अच्छा, और जो मीडिया में, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, जैसे सिर्फ मोदी जी काम कर रहे हैं, जैसे सिर्फ योगी जी काम कर रहे हैं। कुछ और चैनल दिखाते होंगे सर, वो कुछ और चैनल दिखाते होंगे। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ, निष्पक्षता के साथ काम करता है, मैं आपकी निष्पक्षता को सलाम करता हूँ जी, मैं आपकी निष्पक्षता को सलाम करता हूँ स्वाति जी। मेरा एक बात कहना है कि यहाँ पे सारे दिन 2-4 चैनल को छोड़कर बाकी चैनल क्या है? सारा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इतना झूठ भर देते हैं जनता के अंदर कि जनता समझने में ही हो जाती है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि अगर ये ऐसे अपने नेता बदल रहे तो इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या कारण है कि 30% बदलेंगे, 40% बदलेंगे। यानी कि इन्होंने मान लिया कि ये आपकी कमियां नहीं दोहराना चाहिए, काम नहीं। आप भी बदलाव कीजिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? प्रशांत जी, नहीं, प्रशांत जी, 2014, 2019 और अब उत्तर प्रदेश में भूमिकाओं को लेकर बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, टारगेट आपने रख दिया है। इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं? नए प्रभारी के रूप में सीआर पाटिल को हम दे सकते हैं, और कौन कौन से नए खिलाड़ी इस खेल में शामिल होते दिख रहे हैं? कुछ आंकलन तो होगा आपके पास, भले ही आप बताना ना चाहें। जी, पहली बात तो आप ये बताइए, ये सीआर पाटिल की बात आपने कहाँ से उठा दी, कहाँ ये घोषणा हो गई है? कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई मीडिया की उसमें संसदीय में थोड़ा चलती है। देश भर के अखबारों में छपा है क्या यार? तो मतलब ऐसा प्रशांत जी कह रहे हैं जैसे स्वाति जी ने कोई बात कह दिया, आप ऐसा डिनाई कर रहे हैं, देश भर के अखबारों में छपा है ये बात। झूठ बोलने के आदी है, पूरी पार्टी टॉप टू बॉटम झूठ बोल रहा है। अगर आप भी बोल देंगे ये तो प्रशांत जी भी, तो क्या फर्क पड़ रहा है? प्रशांत जी, मैंने तो स्वाति जी आपको रिप्लाई किए थे, बीच में क्या सारे एंकर हैं क्या? अरे आप तो मतलब जैसे सब लोग मुंह में जाबी लगा लें, मास्क लगा मुंह में अपना मुंह बंद कर लें सारे लोग। क्या प्रशांत जी आप ऐसे एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप सारे लोग आप लोग जो बोल रहे थे मैं चुप था, पूरा भारतीय जनता पार्टी ये आपका बड़प्पन है। आप लोग तो 24 घंटा बोलने वाले हैं, सोने में भी आप लोग बोलते हैं, आप लोग लोगों को सोने कहाँ देते हैं? अरे भाई, भारत समाचार में ऐसे डिबेट होती है कि आप सब लोग बोलते हैं मैं चुप रहता हूँ, जब मेरा बोलना है सब टूट पड़ते हो। आप ही अपनी बात कंप्लीट कीजिए, देखिए वक्त नहीं है, जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अरे आप मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं, मैं बोलता हूँ चारों लोग टूट पड़ते हैं। कोई आपको ऐसा दिखता हो कि शिकार करना है मेरा? अब आप बोलिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कोई व्यक्तिगत हमले तो मैं किसी अरे भाई आप लोमड़ी थोड़ी ना कि आपका कोई शिकार करेगा। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कोई शिकार क्यों करेगा? आप इसीलिए तो कह रहा हूँ। अरे ये आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। राष्ट्रीय नेता उन्हीं से तो सीख के बोल रहे हैं, जैसा वो नहीं बोलने देते वैसे ही आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ बोलने देंगे? इनके आगे तो बोलना ही गुनाह है। बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलिए आराम से। ठीक है, अरे बोल दीजिए सर। नहीं, मुझे नहीं बोलना इस तरह की, ये तो बदतमीजी वाली डिबेट है ना। 4 लोग आप बोल रहे हो, मैं जब बोलने 30 सेकंड भी आप समय नहीं दे रहे हो। आपके राष्ट्रीय नेता भी ऐसी आंसू बहाते हैं। आपको अपनी बात कहनी हो तो आप 20 सेकंड में अपनी बात कह सकते हैं, फिर मैं नवेद जी के पास जाऊँ। आप कहने कहाँ दे रही मैडम? मैं अरे आप बोलिए ना, आप बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है नवेद जी, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे सीधा सवाल यही तैयारियों के बारे में पूछा है। अब देखिए वो प्रवक्ता अब यहाँ पर डिबेट हो रही है, अब यहाँ पर डिबेट हो रही है, कोई ना कोई तो बोलेगा ही। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होती है मैडम।
अच्छा ठीक है, आप आप मुझे बताएंगे ना मैं कैसे? बीच में किसी के नहीं टोकता हूँ, मैं ठीक किसी है। के बीच में नहीं टोकता हूँ। हाँ, आप हाँ, प्रश्न हाँ, पूछिए, सर, मैं जवाब बोलिए दूंगा। ना। अरे आप बोलिए ना, आप बताइए ना कैसे होती है, कैसे नहीं आपके होती है। टोकते हैं, बोलने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। अच्छा आप बोलिए, ये तो अरे अच्छे जो प्रवक्ता ना है, बोलता उसको आप बोलिए अनुशासित जाके, मैं तो प्रवक्ता। नहीं अच्छा भाई, आपके बीच में बोल भारतीय रहा हूँ जनता ना। पार्टी के स्कूल मैं के तो आपके बीच सबसे में नहीं बोल रहा हूँ संस्कारिक ना। विद्यार्थी हैं आप। आप लोग जो है ना संस्कारी खाली यहीं ये टीवी डिबेट में विपक्षी रह दल गए के हैं, प्रवक्ता जनता आपको पे आप छेड़ कहीं रहे हैं दिख नहीं रहे जानबूझ के कि हैं। आप हम अपनी जनता में बातें रहते रखवाएं, आप हैं, उनको जनता शपथ मत वोट होने देती है तो दीजिए, आपको आप परेशानी पसंद होती है, करिए। फिर आप वो लोग ईवीएम छेड़ का रहे हैं दोष आपको देते हैं। नौकरी चले जानबूझ के। हम जाएगी। जनता के बीच में 24/7 रहते हैं, इससे जनता वोट देती है। जब आप हार जाते हैं तो कोई ईवीएम को दोष देंगे, कहीं कहेंगे झूठ फैलाएंगे। भाई आप क्यों नहीं झूठ फैला के कर लेते हैं? अगर आपको जनता के देश की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं क्या? अगर जनता झूठ समझदार पर है, राजनीति हम किया काम कर होता रहे हैं, हम हमें वोट लोगों दे ने, रही है। अगर आप झूठ लोग पर हम हार लोगों रहे ने हैं इसी तरीके सियासत से। किया होता, आप 10 साल हमारा से इसलिए संघर्ष हार रहे अगर हैं। झूठा आप होता हार रहे हैं तो इसीलिए। हमारा देश भी आप आजाद नहीं बेशर्मी से होता। हार रहे हैं, हम स्वीकार नहीं लोगों करते ने, हैं। हमारे और जब पुरखे हार और जाते हैं पूर्वजों तो ने ईवीएम को दोष देते देश हैं। की स्वाधीनता ईवीएम के को लिए दोष देने आंदोलन जवाब किया, नहीं देश की चलेगा। स्वाधीनता के लिए आपको लड़ाई जनता के लड़ी। बीच में जाना पड़ेगा। आपके पूर्वज आप जो खाली है टीवी उस समय डिबेट में, अंग्रेजों सोशल की मीडिया दलाली पे कर रहे चिल्लाते थे। रहिए, उससे आपके जनता वोट पूर्वज नहीं देने वाली है। अंग्रेजों की आप जनता चाटुकारिता के बीच कर में रहे जाइए थे। तब जनता वोट आपके देगी। पूर्वज अंग्रेजों से माफी जनता के मांग बीच में रहे जाइए थे। तब हमारे जनता वोट पूर्वजों देगी। ने यहाँ देश चिल्लाने की से कुछ नहीं स्वाधीनता के होगा। समय आंदोलन किया, यहाँ चिल्लाने से कुछ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, होगा, संघर्ष खराब हो किए, जाएगा। अपने प्राण जनता के त्यागे, बीच में फांसी जाइए, पर चढ़े। आपका संघर्ष दिख रहा है। एक कमेंट पूरी पार्टी नंबर समाप्त होती जा रही है, इसलिए आप वोट नहीं देता। बाद में फिर आप ईवीएम में दोष करिए, देंगे। करिए। अभी ठीक है, 24 ठीक के है। चुनाव के बाद फिर ईवीएम उमराव को जी, दोष ठीक देंगे। है। देखिए सर, तीनों नवीन जी भी दलों अपनी के बात लिए मेरी काम अपनी वही राय कर है। रहे हैं, एक काम में एक कोई एक तब्दीली कमेंट थोड़ा नहीं आई कड़वा है। है, एक कमेंट थोड़ा कड़वा है। सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कल नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश के भाजपाइयों के लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि कहा और आरोप ये लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके नफरती बयान देकर अच्छा वोट पाती है। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा मैसेज दिया, उसके बिना बड़ी मोहब्बत के साथ में और प्यार के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या कठिन होगा? एक कड़वी बात। दूसरी, कांग्रेस के साथी के लिए सामने एक बात है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आई थी, उनका घर है, वो यहाँ पर रहेंगी, वो जनता के बीच में रहेंगी। कहाँ है? उनके घर में कितनी घास उगाई है? वो कितने सालों से नहीं आई है? क्या संगठन की स्थिति है? ये कड़वी बात। तीसरी, समाजवादी पार्टी के साथी के सामने आपके नेता कितने घूमते हैं प्रदेश में समय रह कम के? हो गया। अरे एक बात ये समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि आपको सबसे बड़ी बात तो ये है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, एक तरफ तो मेरा गठबंधन के साथ अनुभव बहुत खराब रहा है, दूसरी तरफ ये कह रही है कि वो छोटे भाई की तरह हमारे साथ आ जाए। समाजवादी पार्टी बड़ी कंफ्यूज है कि वो किस तरह से कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए। निकलते तो हैं स्वाति जी, कोरोना काल में आपके नेता एक तरफ वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ कि हमारा अनुभव खराब रहा, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब छोटे भाई की तरह आ जाए तो हम साथ में हैं। ये कौन सी बात है भैया? ये डबल स्टैंड कौन सा है समाजवादी पार्टी के नेता का? हाँ। स्वाति जी, आगे हम लोग देखेंगे कि किसके साथ ठीक चुनाव है। लड़ना है, किसके साथ क्या निर्णय लेना है, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा मैं आपके सामने छेड़ करके जाना चाहता हूं, और आगे इस पर सब बहुत सी चर्चाएं होंगी कि जब हम लोग 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उस समय देश पर टोटल कर्जा 55 लाख करोड़ का था। आज के समय में देश पर कर्जा 152 लाख करोड़ का है। उस समय हमारे हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति का कर्जदार था, 40,000 रुपए का। आज के समय में 1,10,000 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। आज के समय में हम जिस तरह से कर्ज के जंजाल में, वो भी विदेशी कर्ज के जंजाल में फंसे हैं, कैसे हम लोग निकलेंगे, इस पर देश को सोचना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।